हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्ट्रैनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज से हम लोग क्या कर रहे हैं 10th आईसीएससी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री की। ठीक है, तो बेटा हिस्ट्री में जो है आपके जो चैप्टर आ रहे हैं उसमें चैप्टर फर्स्ट है आपका द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर चलेंगे। ठीक है, ताकि ये आप लोगों का बोर्ड तक एक बार अगर आप पढ़ लो तो बोर्ड तक आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आज हम करेंगे बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट। ठीक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स आए थे, ट्रेड करने आए थे और रूल कर कर चले गए। ठीक है, तो ट्रेडर्स टू रूलर्स, पहले वो ट्रेड के रूप में आए थे, ट्रेड करने आए थे, देन उसके बाद उन्होंने क्या देखा, यहाँ की हालत देख के उन्होंने रूल करने का सोचा। तो पहले थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो है हम चैप्टर के पास चलेंगे। ठीक है, तो बेटा आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी came in India in 1600। ठीक है बेटा, जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली बार जब ट्रेड करने इंडिया आई थी वो कब आई थी, 1608 में आई थी। ठीक है, 1608 में ये लोग ट्रेड करने आए थे। किस किस चीज का ट्रेड करने आए थे? सबसे पहली चीज जो हमारे इंडिया में मिलती है भाई, स्पाइसेस। किस चीज का ट्रेड करने आए थे? स्पाइसेस का। दूसरा जो आपके हमारे यहाँ मिलता है टी, टी की ट्रेड करने आया था। थर्ड क्या आता है बेटा आपका? थर्ड आपके आते हैं सिल्क। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंडिगो। ठीक है बेटा, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, उसके अंदर काफी सारे मिनरल्स है, रिसोर्सेज है। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स वगैरह यहाँ ट्रेड करने आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है भाई, ट्रेड भी हो रहा है, साथ साथ स्पाइसेस, टी, सिल्क, इंडिगो वगैरह। तो इन सब चीजों का ट्रेड करने ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए बेटा तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स इंडिया में आने के बाद क्या हुआ कि वो लोग आते थे ट्रेड करने, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। अब क्या देखा उन्होंने कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं। ठीक है भाई, ट्रेड करने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा है, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा बेटा कि हम लोग यहाँ पे राज क्यों ना करें, क्योंकि इंडिया जो था बेटा लास्ट मुगल पावरफुल एम्पायर जो था, राजा जो था मुगल एम्पायर का वो था औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद जैसे औरंगजेब की डेथ होती है उसके बाद कोई पावरफुल मुगल एम्पायर आए ही नहीं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, इंडिया जो था टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, टुकड़ों में बंटने के बाद क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे यूनिटी वगैरह बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब जब खत्म हो गई है तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि भाई ना यहाँ पे यूनिटी है, ठीक है, और देश भी बटा हुआ है, और सबसे मेन चीज क्या है कि लोग बहुत सीधे साधे हैं। तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाकर जो था क्या करा, इंडिया पे कब्जा करने का सोचा। ठीक है बेटा, अब जो इंडिया पे जो सबसे पहला जो उन्होंने कब्जा करने की सोचा था आफ्टर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अब ये जो बेटा बैटल ऑफ प्लासी थी, प्लासी थी, ये कब हुई थी बेटा हमारे यहाँ बैटल ऑफ प्लासी? 1757 में हुई थी। ठीक है, 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई तो किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ, ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल के बीच में हुई थी। ठीक है, अब जब ब्रिटिशर्स और नवाब ऑफ बंगाल के बीच हुई तो जीता कौन था? ब्रिटिशर्स। जब ये ब्रिटिशर्स जीते तो इनके हाथ में एक इंडिया का एक बड़ा स्टेट जिसका नाम है बेटा
बंगाल, ठीक है, वो इनके हाथ में आ गया था कब? 1757 में। और 1757 से लेकर इन्होंने 1857 तक क्या करा? हम पर राज करा, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ 100 साल बाद कि लोग जो थे एकदम से भड़क उठे? सर भाई 100 साल हो गए राज करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ, क्या कारण रहे कि 1757 से लेकर 1857 में पूरे 100 साल के बाद लोगों ने रिवॉल्ट स्टार्ट किया? तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो चीज डीपली, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सबसे पहली चीज, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो बेटा ये जो ग्रेट अपराइजिंग था 1857 को क्या बोला गया? फर्स्ट वॉर बोली गई। किसकी? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इसे क्या क्या बोला गया? सिपोई म्यूटिनी भी बोला गया, ठीक है। सिपोई म्यूटिनी क्या होता है बेटा? सिपोई म्यूटिनी का मतलब होता है आपका सिपाही विद्रोह। सिपाहियों ने विद्रोह करा था, किसके खिलाफ करा था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ करा था। और बाकी जो हमारे अलग अलग थिंकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने, हिस्टोरियंस वगैरह ने क्या बोला? इसे द रेबेलियन रिवोल्ट भी बोला था कि भाई लोगों में इतना गुस्सा आ गया था कि लोगों ने, इंडिया के लोगों ने अपना बदला लिया था, रेबेल लिया था, किससे? ब्रिटिशर्स से, ठीक है। अब ये बेटा वाज अ मेजर अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, ठीक है बेटा, ये किसके खिलाफ थी? ब्रिटिश राज के खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, ठीक है। ब्रिटिश राज या उनके रूल्स के खिलाफ थी। क्यों थी खिलाफ? क्योंकि वो, अब लोगों ने क्या बोला कि भाई ठीक है हमारी कंट्री है, सब कुछ है, वो इतने साल से राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या काम करा जिससे अब लोगों ने कहा कि नहीं, अब हमें इनके अंडर में नहीं जीना, ठीक है, ना ही हम इनके रास्ते पर चलेंगे, जो ये बोलते हैं वो हमें करना पड़ता है, और ना ही अब हम इनकी कोई बात मानेंगे। तो ऐसे क्या क्या रीजंस रहे बेटा जिसके कारण क्या हुआ? ये जो रिवोल्ट है 1857 का 100 साल के बाद भड़का था। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग ठीक है बेटा। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से कॉजेज रहे होंगे जिसमें कि इंडिया ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करा था? क्योंकि भाई 100 साल से तो वो उनका काम कर रहे थे, जो कह रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण क्या था कि लोगों ने अचानक से रिवोल्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब बेटे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज की, ठीक है। कौन से कॉजेस की? पॉलिटिकल कॉजेस की। भाई जाहिर सी बात है, अब जब बंगाल इनके हाथ में आ गया तो इन्हें अपनी टेरिटरी और ज्यादा बड़ी करनी थी। ये उस चीज में दिमाग लगाने लगे कि कैसे हम लोग राज्य इंडिया वालों से, इंडियन स्टेट्स हम लोग छीन सकते हैं। तो बेटे सबसे पहले इन्होंने एक्सपेंड करने के लिए क्या करा? सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था बेटा कि अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, अब इंडिया में सबसे मेन कारण क्या था राज करने का? कि यूनिटी नहीं थी। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे बेटा, इन्होंने क्या बोला? ये राजाओं के पास गए, इन्होंने बोला कि भाई देखो आपके आसपास क्या है, सब दुश्मन है, ठीक है, और अंदर भी उनके क्या हो सकते हैं? दुश्मन हो सकते हैं, राजमहल के अंदर भी, ठीक है, जो एक से दूसरी जगह बात पहुंचाते हैं। तो बेटा सब्सिडरी अलायंस के अंडर में क्या था कि ब्रिटिशर्स जो था आपको आर्मी प्रोवाइड करेगी, जो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल क्या करेगी? लोगों से या वॉर वगैरह से सेफ रखेगी, और उसके बदले में वो राजा को क्या देना होगा? अपनी टेरिटरी में से कुछ हिस्सा देना होगा, और ब्रिटिश सिपाही जो हैं उन्हें उस चीज के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड दे सकते हैं या फिर पैसा, जो भी उस टाइम पे, ठीक है, जो वो पे कर सकते हैं उसे उन रूप में पे करना होगा। तो बेटा सब्सिडरी अलायंस वाज एन एग्रीमेंट वेयर एन इंडियन प्रिंसली स्टेट इवेंचुअली बिकम अ प्रोटेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंडियन रूल वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स इन देयर टेरिटरी एंड पे फॉर देयर अपकीप इन रिटर्न। उसके बदले में क्या देगा? जो ब्रिटिश वुड ऑफर प्रोटेक्शन फॉर एक्सटर्नल एनिमीज, जो आपके बाहर के एनिमीज हैं, प्लस इंटरनल रेबेलियंस। इंटरनल रेबेलियंस कौन हुए? जो अंदर के बदला लेना चाहते हैं राजा से,
ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और इसमें बेटा एग्जांपल है हैदराबाद और अवध। हैदराबाद और अवध, हैदराबाद फर्स्ट स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस को माना था, उसके बाद अवध, उसके बाद एक दो स्टेट्स और है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग जो इन्होंने एक्सपेंड करने के लिए, अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए बनाया था, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या था कि अगर कोई राजा है, इंडिया के किसी स्टेट का कोई राजा है और उसका नेचुरल मेल हायर, यहाँ क्या लिखा है, नेचुरल मेल हायर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर उसकी कोई सगी औलाद नहीं है तो और उससे पहले वो मर जाता है तो जितनी भी उसकी राजा की टेरिटरी है वो सब किसके अंडर में चली जाएगी बेटा, ब्रिटिशर्स के अंडर में चली जाएगी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप वाज अ ब्रिटिश पॉलिसी इन 19th century India that allowed them to annex princely state if the ruler died without a natural male heir। अगर उस राजा की कोई सगी बेटा या बेटी नहीं है और उससे पहले ही मतलब वो क्या हो जाता है, मर जाता है, तो इफेक्टिवली इट मीन दैट इफ अ रूलर डिड नॉट हैव अ बायोलॉजिकल सन to inherit the throne, the British would take over the state। जितनी भी उसका जो भी उसका स्टेट है, जितनी भी उसकी टेरिटरी है, वो सब किसके अंडर में चली जाएगी, आपकी ब्रिटिशर्स के अंडर में चली जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, सबसे पहले सतारा, झांसी, नागपुर, ये जो इसके अंडर में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चपेट में आए थे। आई होप आप लोगों को पॉलिटिकल कॉजेस क्लियर हो गया होगा। भाई पहला सब्सिडरी अलायंस था, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट चीज पे, इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, क्या क्या इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या कॉज रहे होंगे जो रिवोल्ट ऑफ 1857 चला होगा। तो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ पॉपुलर डिस्कंटेंट वाज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस। कैसे उन्होंने जो हमारी इकोनॉमी थी उसे उजाड़ कर रख दिया था। ठीक है, बाय द ब्रिटिश एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जो हाथ से काम करती थी, विच अफेक्टेड द पीजेंट, आर्टिशियंस एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशनल जमींदार एंड चीफ्स। अब सबसे पहले आता है बेटा इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को आराम से समझते कि बेटा कैसे उन्होंने फार्मर और पीजेंट्स को पूरी तरीके से उजाड़ा था। ठीक है, तो बेटा अब एक फार्मर है, देखो एग्जांपल समझो। ठीक है, अब एक फार्मर, ठीक है बेटा, ये फार्मर है, इसकी एक छोटी सी लैंड है, जमीन है, जहां ये खेती बाड़ी करता है और अपना घर चलाता है। ठीक है, तो जब बेटा ब्रिटिश पॉलिसीज आई, ठीक है, तो ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी जब आई, ब्रिटिश टैक्स पॉलिसीज, तो बेटा जब ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी जब आई तो उससे क्या हुआ बेटा कि ये जो उगा रहे हैं इन्हें उस पे हाई टैक्सेस देना पड़ेगा, हाई टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो भी ये उगा रहे हैं उस टाइम पे जो भी इन्होंने फिक्स करा होगा कि भाई इतने जो है इतना आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जितना अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपको 50 रुपए या आपको 40 रुपए जो है ब्रिटिश को देना पड़ेगा, किसके, टैक्स के तौर पर। ठीक है, चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, चाहे बाढ़ आए या फिर सूखा पड़ जाए या बारिश आपकी फसल खराब कर दे, ये टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। अब देखो बेटा फार्मर जो था उसकी एक लैंड थी। ठीक है, अब सपोज एक साल ऐसा हुआ कि ड्राउट आ गया। क्या आ गया, ड्राउट मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना। ड्राउट जब आया तो ये जो लैंड पे जो क्रॉप्स उगा रहा था ये पूरी क्या हो गई, खराब हो गई। ठीक है, अब जब ये खराब हुई तो इसने दोबारा इसे रिन्यू कराने के लिए किससे पैसा लिया, लैंडलॉर्ड से पैसा लिया। ठीक है, लैंडलॉर्ड ने इसे हाई इंटरेस्ट पे कितना दिया, हाई इंटरेस्ट पे पैसा दिया। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे पैसा दिया और क्या बोला कि भाई जब तेरे को ओवर दे दियो लेकिन इसका जो इंटरेस्ट रहेगा इतना % रहेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो इसकी फसल उगी इतने पैसा लिया, अब इसकी जो फार्म लैंड है उससे इसे आए 100 रुपए, एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट मान लेते हैं भाई 100 रुपए आया। अब 100 रुपए जब आया तो मेन चीज क्या थी, 40 रुपए इनने दे दिया टैक्स। ठीक है, 40 रुपए इसने क्या दे दिया,
टैक्स दे दिया। इन्हीं 100 रुपए में से जितने इनने लिए थे, अब जैसे इनने सपोज कितने लिए थे, 100 रुपए आए थे तो इनने 80 रुपए लिए थे, ठीक है। 80 रुपए जब लिए थे, या फिर एक काम करते कि इनने 30 रुपए लिए थे, तो 30 के 50 रुपए इसने इंटरेस्ट के साथ उसे दे दिए, किसे, लैंडलॉर्ड को, ठीक है भाई, लैंडलॉर्ड को दे दिए। तो ये कितना हो गया, 50 4 90। अब ये 90 रुपए में 90 रुपए तो इसके टैक्स और लैंडलॉर्ड पर चले गए, ठीक है। अब जब टैक्स और लैंडलॉर्ड पर चले गए तो इसके पास क्या बचा, 10 रुपए। जब 10 रुपए इसके पास बचे, अब इसमें क्या करना है बेटा, इससे सीड भी लेकर आनी है, घर भी चलाना है, होम यूटिलिटीज भी लेकर आनी है इसे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हुआ बेटा कि फार्मर्स और पीजेंट्स का पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो गया। और इफ अगर ये लोग इंटरेस्ट या टैक्स वगैरह पे नहीं कर पाएंगे, अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, तो इनकी जो लैंड है वो किसके अंडर में चली जाएगी, आपके लैंडलॉर्ड के अंडर में चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये टैक्स नहीं पे कर पाए तो किसके अंडर में चली जाएगी, ब्रिटिश के अंडर में चली जाएगी। तो जो किसान था वो क्या करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा इन्होंने क्या करा, हमारी इकोनॉमी को, किसान की इकोनॉमी को, फार्मर के जो एक्सप्लॉयटेशन था, इन्होंने ऐसा करा, ठीक है। दूसरा आता है बेटा आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ में क्या होता है बेटा, ये लोग जो हाई टैक्स वगैरह हमसे वसूल रहे थे, हाई टैक्स वगैरह जो हमसे ले रहे थे, ठीक है, उसमें क्या करते थे ये लोग, क्या वो ये इंडिया में रखते थे, इंडिया के लिए काम के लिए लगाते थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग क्या करते थे, वो जो हाई टैक्स वगैरह आता था वो कहां भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। कहां भेजा करते थे, ब्रिटेन भेजा करते थे। वहां की इकोनॉमी को इन्होंने ग्रो किया, ठीक है। और इंडिया का पैसा लेकर इंडिया छोड़ के ये लोग कहां भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे। दूसरा क्या था बेटा, डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब एक टाइप से जो घर घर बैठकर लोग काम करते थे, कैसे इन्होंने स्लोली स्लोली उसे डिके कर दिया। अब ठीक है, अब एक कपड़ा, एक क्लॉथ है, ठीक है, एक कपड़ा मान सकते हैं, ठीक है, एक क्लॉथ है, ठीक है। क्या करा इन्होंने क्लॉथ को बेटा, अब यहाँ पे जो एक बंदा है, ये जो कपड़ा है बेटा 10 दिन में बनके तैयार हो रहा है, ठीक है, रेडी इन 10 डेज। और क्या कर रहा है, तो भाई जिसने भी इसे बनाया है वो क्या सोचेगा कि ये जो मेरा कपड़ा है ये महंगे से महंगा बिके, तो इसलिए क्या होता था, ये कॉस्टली होता था। दूसरा भाई जब 10 दिन में एक चीज तैयार हो रही है, उस पर मेहनत भी लग रही है, तो वो बहुत कॉस्टली होती थी, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब लेकिन क्या हुआ, जब ब्रिटिश लेकर आए बेटा, जब ब्रिटिशर्स जो थे वो लेकर आए आपके मशीनरी गुड्स, क्या लेकर आए, मशीनरी, मशीन से बनी हुई चीजें, ठीक है। अब जब मशीनरी गुड्स आए तो बेटा अब यहाँ एक कपड़ा 10 दिन में तैयार हो रहा है, वो भी इतना महंगा तैयार हो रहा है और उसमें मेहनत भी बहुत लग रही है। अब ये जो मशीन है बेटा, ये मशीन क्या कर रही है, एक दिन में 10 क्लोथ्स ये बना रही है, ठीक है। जब 10 कपड़े ये बना रही है तो, और ये क्या है, लो कॉस्ट के, मतलब इसके कंपैरिजन में ये बहुत लो कॉस्ट थे, ठीक है, ये बहुत क्या थे, लो कॉस्ट थे। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये क्या थे बेटा, बहुत लो कॉस्ट थे। तो क्या था, लो कॉस्ट थे, तो लोग ज्यादातर किसके पास जाएंगे भाई, जाहिर सी बात है ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है और ये बहुत लो कॉस्ट में भी है, तो लोग किसके पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे। तो ऐसे करके बेटा जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह थी उसे भी एक टाइप से क्या मार दिया, पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। दूसरा आता है बेटा इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर्स। मतलब इंडिगो मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, इंडिगो एक डाई होती थी जिसे आप बोलते हो नील। अब ब्रिटिशर्स ने क्या बोला बेटा कि जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हो उसे छोड़ो, आपको क्या उगानी है, इंडिगो उगानी है, इंडिगो डाई उगानी है।
अगर आप इंडिगो डाई नहीं उगाओगे तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग आपकी जो जमीन वगैरह है वो भी रख लेंगे, प्लस साथ में जो आपके जानवर वगैरह है वो भी हम लोग क्या करेंगे, पनिशमेंट के तौर पर ले जाएंगे। तो अब लोग ये क्या कर रहे हैं, सारा एग्रीकल्चर छोड़ छाड़ के क्या उगा रहे हैं, इंडिगो डाई उगा रहे हैं। ठीक है, और जो नहीं करता था उससे मार पीट के करवाते थे, उसकी जमीन जायदाद छीन कर करवाते थे, या फिर उसके जानवर वगैरह वो लोग छीन कर कराते थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक ऐसे क्लियर हो गए होंगे कि अब आप लोगों को जो है बेटा जरूरत ना पड़े, कि आपको ये दोबारा टॉपिक खोलने की जरूरत ना पड़े, और आगे हम लोग कैसे कैसे और क्या क्या कॉजेज रहे, सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या क्या रहे, और मेन चीज इमीडिएट कॉज में कैसे क्यों इसे बेटा वो बोला जाता है, सिपोय म्यूटिनी क्यों बोला जाता है, ये आप लोगों को आगे पता चलेगा। और क्या क्या कैसे कैसे रिवोल्ट फैला, और ये रिवोल्ट मेन चीज क्या है, ये रिवोल्ट फेल हो गया था, लेकिन फिर भी इंडियंस के दिल में एक आग जल रही थी कि हम लोग अगर अब भी चाहें तो इन लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वो चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।